हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की या कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। अभी तक हम बात कर रहे थे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी जो बचतें प्राप्त होती हैं और वो किसी फर्म स्पेसिफिक भी हो सकती हैं जहाँ इंटरनल इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं, और वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी हो सकती हैं जहाँ हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं। अब एक फर्म या इंडस्ट्री लगातार जब अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इकोनॉमीज़ उसे मिलती हैं, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। इसी तरीके से इकोनॉमीज़ को एंजॉय करने के लिए भी एक लिमिट होती है, एक प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की लिमिट होती है, और यदि उसके बाद प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पर आपको इनपुट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं और आपका प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ जो आउटपुट में है वो कम होता है कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट होने शुरू हो चुके होते हैं। तो डिसइकोनॉमीज़ भी दो तरीके की हैं, एक इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ और दूसरी एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़। जहाँ आप बात कर रहे हैं, जहाँ फर्म स्पेसिफिक की, वो आपकी इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ हैं जो कि किसी पर्टिकुलर फर्म के द्वारा एक्सपीरियंस की जाती हैं जब फर्म अपने प्रोडक्शन को एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाती है। तो किस किस तरीके की ये डिसइकोनॉमीज़ हो सकती हैं, हम बात करें फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज़। फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज़ मतलब कि एक फर्म लगातार मान लीजिए अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है तो उसको बहुत सारे फाइनेंसेस की ज़रूरत है, और ज़रूरी नहीं है कि फर्म रिक्वायर्ड अमाउंट में फाइनेंसेस को अरेंज कर सके। दूसरा, मैनेजीरियल डिसइकोनॉमीज़। मैनेजीरियल डिसइकोनॉमीज़ की बात करें तो फर्म लगातार अपने साइज़ को बढ़ाएगी या प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, तो ऐसे में फर्म के पास जो मैनेजमेंट है वो भी इफेक्टिव नहीं रहती और वहाँ पर आपका सुपरविज़न कंपैरेटिवली कमज़ोर हो जाता है, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है मैनेजर्स के बीच में, जिसके कारण बहुत सारी वेस्टेजेस और देखने को मिलती हैं और आपकी कॉस्ट बढ़ती है। मार्केटिंग डिसइकोनॉमीज़। एक्सेस प्रोडक्शन के बाद मिसमैच पाया जा सकता है डिमांड और सप्लाई के बीच में गुड्स का, क्योंकि यदि आप लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और आपका प्रोडक्शन अनप्लान्ड है तो हो सकता है कि आपने एक्सेस प्रोडक्शन कर लिया हो, और ऐसे में आपके पास आपके गुड्स का स्टॉक पाइल अप हो सकता है जो कि किसी भी फर्म के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में फॉल दिखाता है। टेक्निकल डिसइकोनॉमीज़ भी हो सकती है। हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में कि लगातार हम डिवीज़न ऑफ लेबर करें, स्पेशलाइजेशन करें, जिससे हमें कुछ ना कुछ इकोनॉमीज़ अराइज होंगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन का भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और इन सब चीज़ों के कारण आपकी कहीं ना कहीं ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। डिसइकोनॉमीज़ ऑफ रिस्क बेयरिंग। अगर आउटपुट को एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो उसके कारण आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपैरेटिवली डिक्रीज़ हो जाती है, और इन्वेंट्री जहाँ पर आप स्टॉकअप करने की बात कर रहे थे, चाहे वो रॉ मटेरियल्स की थी, चाहे वो प्रोडक्ट्स की थी, आउटपुट की थी, तो वो इन्वेंट्री को स्टॉकअप करने की जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ सकती है, और सेल्स हो सकता है कि कॉरस्पॉन्डिंगली आपके लिए उतनी ना बढ़े जितना कि खर्चा आप इन्वेंट्री स्टॉक को पाइल अप करने पर लगा रहे हैं। तो ऐसे में बिजनेस रिस्क अपीयर हो सकता है। लेबर डिसइकोनॉमीज़ की बात करें तो यदि जो लार्ज स्केल पर फर्म प्रोडक्शन करेगी तो कॉन्टैक्ट है जो लेबर और मैनेजमेंट के बीच में वो काफ़ी हद तक डिसअपियर हो सकता है। एक वीक कॉन्टैक्ट वहाँ पाया जा सकता है, और लेबर हो सकता है कि अपने बेहतरी के लिए ज़्यादा सोचे, हायर वेजेस की डिमांड करे, बोनस की डिमांड करे, जिसके कारण आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स देखने को मिल सकते हैं, और लेबर यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच कॉपरेशन का अभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आपकी ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ेगी, आपको स्ट्राइक्स जैसी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ की। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़ कौन सी होती है? जहाँ पर सारी की सारी फर्म्स इंडस्ट्री की किसी पर्टिकुलर स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के कारण आप जो दिक्कतें फेस कर रहे होते हैं, और आपके जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है वो मैनेजेबल लिमिट से क्योंकि बाहर जा चुका होता है, तो इन्हें हम डिसइकोनॉमीज़ कहते हैं। ये डिसइकोनॉमीज़ सारी की सारी फर्म्स हैं जो इंडस्ट्री में उन सब के द्वारा फेस की जाती हैं, और किसी
जब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो किसी इंडस्ट्री में मान लीजिए सारी की सारी फर्म्स, हम कह रहे थे कि इकोनॉमीज ऑफ कंसंट्रेशन पाई जाती है, यानी एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही किसी इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सारी फर्म्स एक पर्टिकुलर प्लेस पर लोकेट हो जाएंगी, वैसे ही आपको बहुत सारी एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज भी सफ़र करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट के लिए आपको जो बर्डन है वो देखने को मिलेगा, ट्रैफिक का बर्डन देखने को मिलेगा, जिसके कारण ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर सारी की सारी फर्म्स एक तरह के रॉ मटेरियल की डिमांड करती हैं, जिसके कारण फर्म्स को हाई प्राइस पे करना पड़ सकता है रॉ मटेरियल के लिए, और एक स्कैरसिटी एक्सपीरियंस करनी पड़ सकती है रॉ मटेरियल के लिए। इसी के साथ यदि आप स्किल्ड लेबर की बात करें, पावर की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो हर तरीके का इनपुट सारी फर्म्स के लिए महंगा हो जाता है, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है और सारी की सारी फर्म्स को कुछ हानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको हम एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज कहते हैं। फिर जो अभी तक हमने इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की बात की, उन इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। और इकोनॉमीज़ और डिसइकोनॉमीज़ की यदि बात करें तो वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप में आप उनको देख सकते हैं कि किस तरीके से वो उसकी शेप को इन्फ्लुएंस करती हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को जब आप आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आता है। और यहाँ पर आपको 3 तरह की सिचुएशन देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ कि हो सकता है कि जो आपका प्रोपोर्शनेट चेंज है आउटपुट में वो ज़्यादा हो प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट में, यानी इनपुट्स आपको कम बढ़ाने पड़ रहे हैं और आउटपुट आपके ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में एक रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोप करेगा, जहां फर्म्स इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को एंजॉय कर रही होगी। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि प्रोपोर्शनेट चेंज जो है आउटपुट में वो कम हो प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट में, इनपुट ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आउटपुट कम बढ़ रहा है। ऐसे में एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ करेगी और एवरेज कॉस्ट कर्व आपको अपवर्ड स्लोपिंग दिखेगा, जहां पर फर्म्स डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को फेस कर रही है। तीसरी सिचुएशन हो सकती है जहां पर इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल न्यूट्रलाइज हो गई हूँ बाय डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, यानी कि आपका जो प्रोपोर्शनल इंक्रीज़ है आउटपुट में वो प्रोपोर्शनल इंक्रीज़ इन इनपुट के इक्वल हो, यानी कि जितनी इकोनॉमीज अराइज हो रही हैं उतनी ही डिसइकोनॉमीज अराइज हो रही हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। तो ऐसे में आपको कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट देखने को मिलेगा, और ये जो कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट है ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखाया जाएगा। यहाँ डायग्राम में आप इन सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। पहले हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर एक्सटर्नल इकोनॉमीज अराइज हो रही हैं फर्म को, यानी कि किस तरीके का कर्व देखने को मिल रहा है, वहाँ आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यानी आपकी एवरेज कॉस्ट जो है आउटपुट बढ़ने के साथ साथ कम होती जा रही है। दूसरा सी पार्ट की यदि बात करें तो वहाँ पर आउटपुट बढ़ने के साथ साथ आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ होती जा रही है। अपवर्ड स्लोपिंग आपको एवरेज कॉस्ट देखने को मिल रहा है। वहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपको कैसी सिचुएशन है, डिसइकोनॉमीज़ की सिचुएशन है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ हानियाँ हो रही हैं लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के कारण। आपके इनपुट्स जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं उस स्पीड से आपका आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। जबकि आप सेंट्रल पार्ट या बी पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एवरेज कॉस्ट कर्व देखने को मिलता है, जहाँ आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, जहाँ पर इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल बराबर रूप से हो रही हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जब आप बनाते हैं टोटल आपको यू शेप कर्व देखने को मिलता है, जो कि पहले पार्ट में डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, सेकेंड पार्ट में कांस्टेंट होगा और फिर थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं कि अपवर्ड स्लोपिंग होगा। इन तीनों कर्व को जब ज्वाइन कर देंगे आप तो आपको टोटल लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व देखने को मिलेगा, जो कि जनरली यू शेप्ड कर्व होता है। और इस यू शेप कर्व को डिसाइड करने में, यानी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप डिसाइड करने में क्या चीज़ भूमिका निभाती है? इकोनॉमीज़ एंड डिसइकोनॉमीज़ ऑफ स्केल।